हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल इंजीनियर मैथमेटिक्स पर। और आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आज आप लोगों को ये सब हम क्लियर कर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं इसको कि ऑब्व्यू क्या होता है और ऑब्व्यू का रोल हमारे एग्जामिनेशन में क्या होता है। तो ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि ऑब्व्यू से लगभग हमारे जहाँ तक मेरा मानना है कि मतलब कि 5 से 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो 2 नंबर का इसमें क्या आता है, डिफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि ऑब्व्यू का डिफिनीशन बताइए, दिया गया ऑब्व्यू जो भी है वो ऑब्व्यू का डिफिनीशन बताइए और विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए आज उसी टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो बताते हैं आपको ऑब्व्यू क्या होता है। तो ऑब्व्यू में रो एंड कॉलम दिया है। तो रो एंड कॉलम क्या होता है, जैसे हम एक मैट्रिक्स हमने एक बनाया, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमने बनाया, तो इसमें जो होता है अगर हम लोग इस तरफ से, यानी कि अगर लाइन इस तरफ से देखते हैं, यानी हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा, यानी कि अगर हम हॉरिजेंटल लाइन एक खींच दें, ठीक है, ये तो ये क्या होता है, हमारा रो होता है। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींचें तो ये जो बना गया वो होता है, ये रो होता है और इसको हम लिखते हैं R1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर फिर से दूसरी एक लाइन खींचें इसी प्रकार से, तो ये जो लाइन होती है ये होता है R2। यानी इसी प्रकार से मैट्रिक्स में हम लोग अगर रो या कॉलम की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक व्हाट यू वांट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉलम क्या होता है। कॉलम से रिलेटेड समस्या, देखो कॉलम को अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से लाइन को ड्रा करें, इस प्रकार से, अर्थात वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन को ड्रा करते हैं यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा, तो इस प्रकार से अगर हम लोग लाइन को ड्रा करते हैं तो ये जो होता है हमारा, ये होता है C1, और दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं ये होता है C2, ये तीसरी लाइन ड्रा करते हैं ये होता है C3। तो इसी प्रकार से हम इसके क्रम और कोटि के बारे में देखेंगे। तो पहले इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, रो तथा कॉलम में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संक्रियाएं जो एक आयताकार व्यूह में लिखी हो मैट्रिक्स कहलाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्व्यू के मतलब, ठीक है, एक ऑब्व्यू मतलब कि एक ऑब्व्यू में रो हो और कॉलम हो, ठीक है, किसी सुनिश्चित क्रम में हो, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, किसी क्रम में हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो और एक आयताकार व्यूह में होना चाहिए, यानी कुछ इस प्रकार से बने व्यूह में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऑब्व्यू कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्रम और कोटि क्या होता है। ऑब्व्यू के क्रम कोटि को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ हमने दिया है ऑब्व्यू का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम लोगों को ध्यान में रखना है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AIJ M×n। तो हम बताते हैं I का मतलब क्या होता है। I का मतलब होता है रो, ठीक है, और J का मतलब होता है कॉलम। इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इसलिए आज ही इसको क्लियर कर लेते हैं। I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है, I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। ठीक, और यहाँ पे M और N दिया है। ठीक है, M N क्या बताता है कि किस क्रम या कोटि का दिया गया मैट्रिक्स है, किस क्रम का। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, देखिए इस क्रम को, तो यानी कि हमने आपको बताया AIJ मतलब रो और कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम, इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या कितनी है ये दर्शाता है, मतलब किस रो का है और किस कॉलम का है। जैसे एक एलिमेंट को ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट, जैसे इस एलिमेंट को अगर लेते हैं हम, तो ये क्या है, पहले रो में है और पहले कॉलम में है। तो इसको हम लोग अगर दर्शाएं तो क्या दर्शा सकते हैं, A11। ठीक है, क्या दर्शा सकते हैं, A11, यानी इसमें रो की भी संख्या सेम है और कॉलम की संख्या भी सेम है। ठीक है, इस बात को समझ सकें।
ठीक है। अब आगे हम बताते हैं, अगर इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा A1 2, ठीक है, A1 2। अगर दूसरी चीज़ इसको देखते हैं, ठीक है, यानी पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है। हमने आप लोगों को बताया ना, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। तो यहीं से देखते हैं आई जे, ठीक है। आई का मतलब एक, यानी कि पहले रो में है, आई का मतलब एक, मतलब जे का मतलब एक, तो क्या है, पहले कॉलम में है, ठीक है। और चीज़ देखते हैं, ए का मतलब, ए तो जो गया हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ए आई जो हो गया, आई का मतलब एक, तो यानी पहले रो में है, जे का मतलब दो, तो दूसरे कॉलम में है। ऐसे A1 3, ठीक है, आई का मतलब एक, यानी पहले रो में, तीसरे कॉलम में। ऐसे ही होता है A2 1, A2 2, A2 3। इसी प्रकार से A3 1, A3 2, A3 3, ठीक है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया 3 × 3, अर्थात इसका मतलब भी होता है रो की संख्या और कॉलमों की संख्या, ठीक है, रो की संख्या और कॉलमों की संख्या। यानी एम का मतलब होता है रो, यानी और एन का मतलब होता है कॉलम। रो और कॉलमों की संख्या को यहाँ पे दर्शाया जाता है, कितने क्रम कितने कोट की है। अगर यहाँ पे जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें रो की संख्या क्या है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। और कॉलमों की संख्या क्या है 3, यानी इसको लिखेंगे 3, यानी 2 × 3 क्रम या कोट की यह दिया गया मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको हम देखते हैं, रो की संख्या भी 3 है, A1 1, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3, यानी कॉलमों की संख्या क्या है 3 है, यानी ये 3 × 3 कोटि या क्रम का दिया गया मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं इसी के टाइप्स में, तो आव्यूह के प्रकार आते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा टाइम ना गंवाते हुए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं आपको पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ठीक है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है तो बताते हैं आपको, ठीक है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अभी आपको बताएं हम पंक्ति क्या होता है। यहाँ पे पीछे मुड़ते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं। तो रो का मतलब होता है पंक्ति, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो बताते हैं आपको वह आव्यूह, ठीक है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। और आव्यूह को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ऑलवेज आव्यूह को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और इसी का यूज़ हम लोग डिटर्मिनेंट में करते हैं, तो वहाँ पे उसको डेल्टा से डिनोट कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आव्यूह को हम लोग आयताकार बॉक्स में ही दिखाएंगे, जैसे 3 4 5 लिख लिए। तो ये किस क्रम किस कोट की अगर आव्यूह पूछ ले तो क्या बताएंगे आप लोग। तो इसमें देखिए रो की संख्या 3 है और कॉलमों की संख्या 1, तो 3 × 1 कोट या क्रम का यह दिया गया मैट्रिक्स है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी के टाइप में आगे बढ़ते हैं हम, क्या आता है स्तंभ आव्यूह, ठीक है। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, केवल एक ही स्तंभ हो, तो ये क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एग्जांपल हमने थोड़ा सा गलत बता दिया। ये जो एग्जांपल है हमारा पिछले भी अगले टॉपिक्स का है, यानी कि अगले टाइप का है। तो हमने आपको पंक्ति आव्यूह बताया, यानी रो मैट्रिक्स। तो इसका जो होगा एग्जांपल A = 3 4 5, ये जो होगा हमारा रो मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। इसको हम लिखेंगे 1 × 3, ठीक है, 1 × 3। ये क्या है, 1 × 3 क्रम या कोट का दिया गया मैट्रिक्स है। और ये जो हमारा है स्तंभ आव्यूह का, इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्तंभ आव्यूह का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ का मतलब जैसे हम लोग स्तंभ देखते हैं ना,
क्या होता है, एक परपेंडिकुलर जो खड़ा होता है, उसी प्रकार से हमारा स्तंभ अवयव होता है। ठीक है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर एकदम खड़ा है। ठीक है, 3, 4, 5 इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो यह जो दिया गया मैट्रिक्स है स्तंभ अवयव है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप को। तो नेक्स्ट टाइप है शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, mn कोटि की ऐसी अवयव, mn कोटि मतलब किसी भी क्रम या कोटि का कोई भी अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एक बात को ध्यान में रखना कि कभी कभी पूछ लेता है नल मैट्रिक्स का परिभाषा दीजिए और एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शून्य मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो क्या होता है शून्य मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। चलिए, जैसे आप लोगों ने देखा mn क्रम या कोटि का मतलब किसी भी क्रम या कोटि का कोई भी मैट्रिक्स हो, तो अगर इसके प्रत्येक अवयव शून्य हो तो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। जैसे हमने ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। इसमें दिया गया जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इसके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। ठीक है, चाहे वो 3 × 3 का हो, चाहे वो किसी भी क्रम या कोटि का हो सकता है, लाइक दैट 2 × 2 का भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 × 2 का भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या ले सकते हैं, 3 × 4 का ले सकते हैं। मतलब किसी भी क्रम या कोटि का मैट्रिक्स हम लोग पुटअप करेंगे, रखेंगे यहाँ पे, इसके सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, शून्य अवयव हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, वर्ग अवयव क्या होता है। ये हमको यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जिस पे इम्पोर्टेंट लिख दे रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं वर्ग अवयव क्या होता है। वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो इस बात को समझिएगा, हमने mn क्यों लिखवाया था, mn तो mn मतलब m3 लिखते थे, 3 अगर हो जाता है तो क्या होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, यानी कि जहाँ पर m और n की संख्या समान हो, m और n की संख्या समान हो, हमने यहाँ पे दिखाया है, जहाँ पर m और n की संख्या समान हो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 4 3 1 7 6 2 और 5 1 2। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग इसके क्रम या कोटि को देखें, 3 × 3 क्रम कोटि का है, यानी कि जिसमें रो R1 R2 और R3 और यहाँ पे C1 C2 और C3 सभी संख्याएं जिसमें समान होती हैं, यानी कि C1 C2 C3 R1 R2 R3, यानी रो और पंक्तियों की संख्या, यानी रो एंड कॉलम्स की संख्या जिसमें समान होती है, वही जो दिया गया मैट्रिक्स होता है, वो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है, वो वर्ग अवयव कहलाता है, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर, जो कि दिया गया टाइप से विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव भी आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस 2-4 है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसका विकर्ण अवयव क्या होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स। हमको समझना है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें m बराबर n, यानी कि m का मान क्रम और कोटि दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, यानी रो एंड कॉलम जिसमें सेम रहेंगे वही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे बता रहे वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं मुख्य विकर्ण क्या होता है। इसमें हमने ले लिया 3 6 7 1 2 4 4 3 7। ठीक है, मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो मुख्य विकर्ण ये होता है, अगर हम लोग ऐसे खींच दें इधर से चाहे इधर से, ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा मुख्य विकर्ण होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, हमारा मुख्य विकर्ण होता है। लेकिन एग्जाम्पल हमारा ये है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो a = यही ले लेते हैं 3 2 7 और बाकी सारे अवयव क्या कर देते हैं, शून्य। तो ये देखिए ये सारे अवयव हमने क्या कर दिए, शून्य।
तो ये जो दिया गया मैट्रिक्स है ये क्या हो गया, एक प्रकार से हो गया विकर्णाभ्युय या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट, तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। तो ये है अदिशाभ्युय। अदिशाभ्युय क्या होता है, यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, वह विकर्णाभ्युय जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, अदिशाभ्युय कहलाता है। इसका मतलब हमारा जो ये रिलेट कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स से ही कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है 1 में ले लेते हैं 2 2 2 और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, यानी यही कह रहा है कि ठीक कह रहा है वह विकर्णाभ्युय जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, क्या कहलाता है, अदिशाभ्युय कहलाता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर मुख्य विकर्ण को देखें तो ये भी क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है, और इधर से भी क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके सभी अवयव क्या हैं, एक समान है। इसके सभी अवयव क्या हैं, एक समान है दोनों तरफ से। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, समान हैं, तो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन मोस्टली हम लोग फॉलो किसको करेंगे, मुख्य विकर्ण के रूप में, तो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मुख्य विकर्ण क्या होगा, यही होगा हमारा इधर से। अगर इधर से ना करते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर इसको मानते हैं तो इधर क्या होगा, चेंजिंग होगा, इसको मानते हैं तो इधर भी चेंजिंग होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। तो क्या आता है, इकाई अभ्युय आता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसको, यानी वर्ग अभ्युय, वह वर्ग अभ्युय जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों, क्या कहलाता है, इकाई अभ्युय कहलाता है। चलिए देखते हैं, तो क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, बाकी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यह जो दिया गया मैट्रिक्स है क्या है हमारा, इकाई अभ्युय है या यूनिट मैट्रिक्स। इसको 3x3 क्रम या कोटि में लिखा गया है। अगर 2x2 में लिखवाते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हैं, एक हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, एक हैं, और बाकी सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। ये क्या कहलाता है, इकाई अभ्युय या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके अगले टाइप पे चलते हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है, इसको हमको विशेष ध्यान देना है। अगर इसको हम लोग ध्यान देते हैं तो हमको एग्जाम में, मतलब एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में परिवर्तित कर देते हैं तो वह मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम एक मैट्रिक्स को लेते हैं, एक मैट्रिक्स कोई भी ले लेते हैं, जैसे क्या होता है 3 4 5 6 7 8 1 2 3। ये क्या होगा, हमारा एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर इसी मैट्रिक्स के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो वह जो मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। चलिए देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। अगर 80 मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी कि जो रो में है उसको कॉलम में लिख देते हैं, क्या होगा 3 4 एंड 5, और क्या हो जाएगा 6 7 एंड 8। ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3। जो ये गिवन मैट्रिक्स है ये क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। अंडरस्टैंड। चलिए इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है सममित और विषम सममित अभ्युय। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग इम्पॉर्टेंट लिख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये भी इम्पॉर्टेंट 4-5 हमने बताया केवल इम्पॉर्टेंट, जो कि आप विशेष तरह से पढ़िएगा और सारे को ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मतलब याद होना चाहिए, ये नहीं है कि याद ना हो, बाकी और सभी को पढ़ते रहें, लेकिन जिससे हमने इम्पॉर्टेंट लिखा है तो इसको विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका
स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब कि क्या कहलाता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हैं, अगर वो किसके बराबर आ जाती है, पुनः उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, ठीक है, तो क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो जो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में दिया है 3 - 4, ठीक है, और 4 - 6। अगर इसका 80 निकालते हैं, 80 ए इज इक्वल टू दिया है ना, 80 निकालते हैं, 80 यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, यानी रो को कॉलम में करते हैं 3 - 4, अब फिर देखिए इसको करते हैं तो -4 और 6, ठीक है, कोई डाउट है ना। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसका अगर 80 निकालते हैं, 80 ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो रो में है उसको कॉलम में ला रहे हैं, ठीक है, तो OHG, ठीक है, OHG, ठीक है। अब इसको करते हैं HBF, तो लिखते हैं HBF, ठीक है, इसको लिखते हैं GFO, तो क्या हो जाता है GFO। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो है क्या सेम है, ये मैट्रिक्स सेम है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित आव्यूह, यानी कि एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह होगा कब, जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होगा, इसको निगेटिव के बराबर आएगा। देखते हैं इसके एग्जांपल को, जैसे ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0, अगर इसके रो को कॉलम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा -a और क्या हो जाएगा a,0, ठीक है। देखिए हम लोगों का ये क्या हो गया, तुरंत चेंजिंग हो गया। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ से अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 - a, ये क्या हो जाएगा a और 0, यानी कि a का मान क्या आ गया 0। अर्थात यहाँ पे देखिए अगर रखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखते हैं कि 80 इज इक्वल टू क्या हो गया -a, यहाँ से देख सकते हैं ना 80 इज इक्वल टू -a, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, ये किसका मान है, a का मान है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होगा किसका, जिसका हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, तो गिवन जो मैट्रिक्स होगा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे, देखिए कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा OH - G, ठीक है, और क्या हो गया HOF, ये क्या हो गया G और क्या हो गया -F, ये क्या हो गया 0, ठीक है, क्या होता है 0। और एक चीज़ और समझना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या देखना है कि इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर इसका हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा OH और -G, ठीक है, OH और -G, और ये क्या हो जाएगा HOF और क्या हो जाएगा G-F और 0, ठीक है। तो देखते हैं कि 80 इज इक्वल टू क्या हो गया -a, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज के लिए केवल इतना ही, आगे हम बताएंगे इसके क्वेश्चंस को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास फॉरवर्ड करिए, ताकि जो इस बार इंटर में बच्चे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके इस वीडियो से, ठीक है। आगे की वीडियो को हम लेके आएंगे। धन्यवाद।